देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। आमद सरकार, बयानियों की भरमार और महंगाई की मार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। एक दिन के लिए यारब तू अपना कलम दे दे, लिखनी है मुझे मिद्दत कौनैन के वाली की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दाह सराई, उनकी अजमत की पहचान, उनकी शान और सिफ़ात का बयान दुनिया के किसी कलम से मुमकिन ही नहीं, और दुनिया का कोई कलम सिफ़ात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख भी कैसे सकता है कि अल्लाह करीम और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद दुरूद भेजते हैं। नबी करीम की शान लिखना फ़कत अल्लाह की अता है, और ये अल्लाह की अता ही थी कि अंसार मदीना ने आपको मक्के से हिजरत करके अपने शहर आते देखा तो बेइख्तियार कह उठे, तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अल्लाह का कलम एक इंसान के लिए नबी करीम की नात लिखने की तौफीक है, उसकी अता है, इस्तात है, उसकी बख्शिश है। जब यही कलम तारीख के पहले नात ख्वां हज़रत हसन बिन साबित को अता हुआ तो लिखा, व अहसनु मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तालिदिन निसाओ। सीमाप अकबर आबादी को अल्लाह ने तौफीक और कलम बख्शा तो फरमाया, पयाम लाई है बादे सबा मदीने से कि रहमतों की उठी है घटा मदीने से। रहमतों और बरकतों वाला ये कलम मुजफ्फर वारसी को अता हुआ तो फरमाया, मेरा पैगंबर अजीम तर है, बशर नहीं अजमते बशर है। अल्लाह के फजल और कलम का ये सिलसिला हफीज ताइब तक पहुंचा तो यूं गोया हुए, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने जब अल्लाह से मिद्दत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की दरख्वास्त की तो अल्लाह की तरफ से उनके हस्बे हाल नात अता हुई। हुए जुल्म की इंतहा कमली वाले, बचा कमली वाले, बचा कमली वाले। गरीबों की इज्जत खिलौना बनी है, अजल से अमीरों की गर्दन तनी है। किरण कोई छूती नहीं बेकसों को, जहां रोशनी है वहीं रोशनी है। नए चांद सूरज उगा कमली वाले, बचा कमली वाले, बचा कमली वाले। मौलाना जफ़र अली ने तलब किया और उनको भी ये कलम अता हुआ तो उन्होंने लिखा कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अल्लाह के कलम का सिलसिला आगे बढ़ा और यही कलम अल्लामा इकबाल को भी अता हुआ, और अल्लामा ने दरिया को कूजे में यूं बंद किया कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही त्वाहा। अल्ताफ हुसैन हाली भी अल्लाह के करम से महरूम न रहे और शान मुस्तफ़ा कुछ यूं बयान की कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। मोहम्मद अली ज़हूरी हुजूर की मद्दाह सराई के लिए अल्लाह के कलम के तलबगार हुए तो यूं अता हुई कि जिसके दरबार मोहम्मद में रसाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, ये हवा कूचाए सरकार से आई होगी। जिनकी शान ना बयान में है और ना अल्फाज की मोहताज, आज उन्हीं नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की घड़ी है। और इसी घड़ी को सलाम पेश करने के लिए आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने लिखा कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। आज के प्रोग्राम में अल्लाह के इसी कलम की अता के सदके हमने भी नजराने अकीदत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने की कोशिश की है, और दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखने और पढ़ने की तौफीक और अता का सिलसिला ता क़यामत और हशर के मैदान तक जारी और सारी रखे। न्यूज़ बीट की टीम की तरफ से आप सबको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ मुल्क की सूरत हाल और सियासी मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें नबील गबोल साहब ने ज्वाइन किया है, और PMLN से निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया, और लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आज हम उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मना रहे हैं जो सरापाए रहमत हैं, जिनकी तालीमात सरापाए अमन हैं, लेकिन नबी रहमत की याद मनाने वालों को आज दहशत गर्दों ने मस्तूम
और हंगू में निशाना बनाया। ऐसे लोगों का ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है और ना ही ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। आज की दहशतगर्दी काबिल मुज़म्मत ही नहीं बल्कि काबिल अफसोस भी है। अल्लाह ताला तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद करे और हमें मुल्क में मुकम्मल अमन देखना नसीब करे। अब ज़रा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शोएब शाहीन साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त 3 महाजों के ऊपर लड़ रही है। एस्टेब्लिशमेंट से भी महाज आ रही है, दूसरी सियासी जमातें जो है उनसे भी आप हालत जंग में हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जंग चल रही है। ये एट अ टाइम इतने महाजों पे आप कैसे लड़ेंगे सर? हमारे यहाँ कोई अंदर की लड़ाई नहीं है, कोई जंग नहीं है। कोई जंग नहीं है? नहीं। तो वो पीटीआई ऑफिशियल ने जवाब दे दिया है। अगर देखें, हमारी भाई करोड़ों की पे मुश्तमिल हमारी पार्टी है। हमारे दरमियान इख्तलाफात भी हो सकते हैं, इल्जामात तराशियां भी होती रहती हैं। संगीन इल्जामात। उन्होंने कहा कानूनी टीम के गद्दार हैं शोएब शाहीन साहब। वो जो मरवत साहब हैं वो फरमा रहे थे आपने ऐसी क्या गद्दारी कर दी है सर? सुन लेना, गद्दार तो यहाँ पूरे पाकिस्तान को अगर आप चाहें तो लिस्ट गिनवाना चाहें तो जो एक्चुअल मुहब्बे वतन थे वही गद्दार हैं। लेकिन मैं उससे आगे आता हूँ, ये पार्टी का मामला है ना, तो पार्टी ने पीटीआई ऑफिशियल ने 5 मिनट के अंदर अंदर उसका जवाब दे दिया। अब अगर हमारा करोड़ों की आबादी है और करोड़ों के हमारे वर्कर्स हैं और हमारे लोग कोई उठ के कोई भी बात कर देगा सोशल मीडिया पे या किसी भी टॉक शो पे या किसी भी प्रोग्राम में या कोई तहरीर या तकरीर के जरिए, ये पार्टी उसको डिसाइड करेगी ना। तो आपकी पार्टी, आपको मैं उसी की बात सपोर्ट मिली, पूरी पीटीआई आपके साथ खड़ी हो गई? जी, उनकी मेहरबानी है। देखें, मेरी ज़ात कोई अहमियत नहीं रखती। मैं अगर पार्टी में हूँ तो पीटीआई ने 5 तर्जमान मुकर्रर किए हैं जिसमें से मेरा भी एक वर्शन है। ठीक है। और उन्होंने खुल के कह दिया है कि जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा ये पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो और उसने उसको क्लैरिफाई कर दिया है। नहीं, शेर अफजल मरवा जो हैं ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मिलके आ रहे हैं। मुझे तो बताएं, क्यों मिल रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि मुझे खान साहब ने कुछ हिदायत उसके कहने पे कर रहे हैं ना। मुझे बता दें, खान साहब ने किसी को हिदायत भेजी है कि जनाब ये शख्स है? क्या खान साहब ने जो तर्जमान मुकर्रर किए हैं उनकी अप्रूवल से हुए हैं? तो मुझे बताएं उससे अंदर कोई तब्दीली है? और मैं पार्टी का तर्जमान हूँ। ठीक है। तो लिहाजा पार्टी ने 5 मिनट के अंदर उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी। एक मुश्किल हल कर सकते हैं आप? सिर्फ ये बता दें कि कौन कौन से लोग हैं जो पीटीआई चेयरमैन की लीगल टीम का हिस्सा हैं, उसमें शामिल हैं, जिनको पीटीआई की अप्रूवल हासिल है। चूंकि यहाँ पे पीटीआई का जो भी, जिस वकील का भी पीटीआई से ताल्लुक है ना, वो ये कहता है मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसका रुकन हूँ। देखें, जो पीटीआई का मेंबर है, पीटीआई का रुकन है, वो पीटीआई का वर्कर है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई के लोगों के अब हजारों की तादाद में मुझे बताएं कि वर्कर्स गिरफ्तार हैं। कोई भी वर्कर का कोई अगर केस करता है, पीटीआई के वर्कर का भी केस करता है, तो वो पीटीआई की लीगल टीम का मेंबर बन गया। लेकिन खान साहब के केसेस के लिए हमने एक टीम बनाई है जिसकी सरबराही है हामिद खान साहब के पास, और उसके अंदर बाकायदा सोच समझ करके कौन सा केस किसको देना है, किसने कौन सा वाला केस लड़ना है, किसकी लीड काउंसिल होगा, कौन उसको असिस्ट करेगा, कौन कौन से केसेस हैं, वो सारी की सारी बाकायदा तरतीब है। साहब उस टीम के हैं, लीगल टीम में हिस्सा हैं या नहीं है? नहीं, उसमें नहीं है। इसलिए कि परसों में मीटिंग हुई है, लास्ट हमारी जो मीटिंग हुई वो 2 दिन पहले हुई है। ठीक। उसके अंदर हामिद खान साहब का यहाँ दफ्तर है, वो बड़े सीनियर मोस्ट वकील हैं और पीटीआई के भी बानी अरकान में से थे, बल्कि इक़्तिदार के जमाने में तो उनका इख्तलाफ था, आपको पता है। तो वो पाकिस्तान के तमाम केसेस की लीगल टीम के वो चेयरमैन हैं। ठीक है। यानी वो सरबराह हैं। वो केसेस सारे के सारे डिस्कस करने के बाद जिसको कौन कौन से अपॉइंट होने हैं, तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। फिर आगे एक बात सिर्फ कह दें, एक और बात समझ नहीं आ रही है। एक बात वो ये है कि हम बहुत बड़ी एक काज लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए छोटे छोटे इख्तिलाफात, छोटी छोटी चीजें ये हर पार्टी में हुआ करती हैं। और पार्टी के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ। मैंने तो आज तक किसी के बारे में बात नहीं की, मेरी तरफ से आपने कुछ देखा? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, लेट दी पार्टी शो डिसाइड। मुझे आज पार्टी कह दे कि नहीं जी आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है, आज दूसरी जिम्मेदारी अदा करें, मैं अगले दिन से वो जिम्मेदारी। अच्छा, ये और समझा दीजिए कि आप सब लोगों की डिमांड ये थी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, और जब ये फैसला हो रहा था तो उसके बाद ये कहा गया कि जी जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो तो अटक जेल में एडजस्ट हो गए हैं। फिर आपका जो पीटीआई का सोशल मीडिया उस पर खबरें चली कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई रियासत के साथ कोई उनकी मुज़ाकरात वगैरह उनके शुरू हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और कुछ राब्ते वगैरह हुए हैं। फिर आप ही के जो ये प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर सोशल मीडिया का, उस पर तरदीद आना शुरू हो गई। ये 2 साइडेड नैरेटिव क्यों चला रहे हैं आप लोग? देखें, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया
जब तक ऑफिशियल सोशल मीडिया हमारा पीटीआई का आपको ना बताए या उनके तर्जमान ना बताएं, वो किसी की भी जाती राय हो सकती है। ये पीटीआई ने कुछ 10 दफा वजाहत पेश की है। पीटीआई का ऑफिशियल वर्जन या पीटीआई ऑफिशियल के ट्विटर से होगा या जो हम तर्जमान हैं उनमें से जो बात करेगा वो पीटीआई का ऑफिशियल वर्जन क्या होगा। आप जिम्मेदारी से इस बात की तरदीद फिर कर सकते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं हो रही, ना राब्ते हुए हैं, ना उन्हें किसी किस्म की कोई डील ऑफर की है और ना ही इमरान खान इसे कबूल करेंगे ऐसी किसी डील को? बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। मेरी अपनी मुलाकात के जमाने के दरमियान ये बातें चल रही थी तो हमने बाकायदा पूछा, ठीक, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि भाई डील वो किया करते हैं जिनका करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, जिसका मरना जीना इस मुल्क के साथ हो, जिसने इस मुल्क में रहना हो। ठीक है। मुझे हकीकी आज़ादी के लिए हजारों साल भी रहना पड़े, मुझे कोई एतराज नहीं तो है। कोई डील नहीं हो और रही, कोई वैसे भी मुलाकात, एक कोई बात राब्ते नहीं है, बताऊं, ठीक है। जो डीलर होते हैं वो कभी लीडर नहीं हुआ करते, वो डीलें करके जाएं, डीलें करके वापस आएं और डीलें करके ये सारा काम करें। इमरान खान एक लीडर है, वो लीडर रहेगा, उसका मरना जीना इस मुल्क में है, उस पर कातलाना हमले हुए भी वो मुल्क छोड़ के नहीं भागा, ना वो इलाज की गरज से गया ना किसी और गरज से गया, ठीक है। वो इस मुल्क में है, खा उसको सजा होती है, खा उसको जेलें होती हैं, या मुल्क कोई में भी ही हो, रहना है, मुल्क में उसने रहना है। और दूसरी बात, एक बात आपने कही है अटक और अडियाला, हमने अडियाला के लिए ये उस आर्डर में लिखा हुआ है, उस मुतासिब जज ने लिखा कि इनको अडियाला में रखा जाए, तो हमने कहा किसके हुक्म से आपने अटक में भेजा? फिर जब अटक में वो चले गए, उस केस में जमानत हो गई, उसके 2 महीने बाद जा करके जज साहब ने यह फैसला दे दिया, बजाय साइफर के केस में जमानत का फैसला करने की बजाय ये कह दिया वहां से उठाएं आप वहां और बताएं, आप लोग कहते हैं खान साहब तो अटक में एडजस्ट हो गए थे। नबील कबूल साहब, नहीं तो वही कह रहा हूँ ना, फैसला करना था आपने 2 दिन में, 4 दिन में, उसमें आपने 25 दिन बाद जमानत दे दी और 2 महीने बाद आप उसका फैसला दे रहे हैं। नबील कबूल साहब, पहले तो इतने अरसे के बाद आप शो में आए हैं तो आपको खुशामदीद। और जरा ये बताइए कि आप इतने अरसे से कहाँ गायब थे? कोई आपने सियासत से ब्रेक ली हुई थी या मीडिया से ब्रेक ली हुई थी, या अपनी पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनसे नाराज थे, या अपनी पार्टी के किसी सीनियर रहनुमा से नाराजगी थी आपकी? नहीं, मैं किसी के साथ नाराज नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त नाराजगी लेना, और ना मैं नाराज हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में जो जब से सोशल मीडिया, जब से आप लोग की ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई है, पहला शो से मैं मुझे याद है सन 2002 से मैं टॉक शोज करते करते आखिर में उकता गया था। लेकिन ये हकीकत है कि पिछले दिनों जिस तरीके की सियासत चल रही थी, मुझे ये फील हो रहा था कि मेरे जैसा बंदा शो में आके बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मैं बात करता हूं वो जाहिर है कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं साफ बात करता हूं और मैं सियासी बात नहीं करता हूँ, जो दिल में मुंह में, और आपको पता है ना कि वो साफ बातें नहीं पसंद की जाती, लेकिन असल में पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया पर ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। किसान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो नबील कबूल ही सोशल मीडिया पे स्टार है, और यही वजह है कि आपके बयानात और वीडियोस भी बड़ी वायरल होती हैं सर, और फिर लोग, आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें से अपना मतलब निकाल लेते हैं। तो कबूल साहब, जरा इसी बहाने जरा जल्दी से हमें ये भी बता दें कि वो जो बिलावल भुट्टो के साथ आपकी वीडियो वायरल हुई थी, उसमें क्या हुआ था सर? बिलावल भुट्टो ने धकेला था आपको, या फिर मोहब्बत से कहा था कि आप चले, मैं आता हूं अभी? भारत, आपने तो बहुत पुराना एक टॉपिक आपने, मेरे ख्याल में मैं इंतजार कर रही थी आप मीडिया पे आए, तो आपसे आप बताएंगे तो फिर हम यकीन करेंगे हुआ क्या था। मोहब्बत ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने बिल्कुल मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की। जो जब देखें, मेरे अपने पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, 1-2 लोग थे जो वहां मौजूद थे, जिनके हाथ में सोशल मीडिया थी, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। मेरे साथ चेयरमैन बिलावल ने पहले बात की, उसका फुटेज जो है वो नहीं दिखाया गया। जब उठते हुए उन्होंने कहा, जब मैंने एक दूसरी बात की, तो उन्होंने मुझे इशारतन कहा कि बाद में बात करते हैं, तो बिलावल हाउस आ जाओ। तो उसको जो है उठाया मोहब्बत से कहा, उसको वायरल किया गया, मोहब्बत से, प्यार से कहा था कि आप चले, मैं आता हूँ, वो सबने देखा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अब जो कैदी नंबर 804 है ना, वो अडियाला जेल मुंतकिल हो गए हैं नबील कबूल साहब, और अब उनको कोई नया कैदी नंबर भी अलॉट होगा। तो सर, क्या ख्याल है कि ये कैदी अडियाला जेल जाने पर खुश हैं, या आपके ख्याल में मजबूरी में गए हैं या भेजा गया है? देखे, ये कोई भी कैदी कभी जो है वो खुश होकर किसी कैद में नहीं जाता है। कैद ज़ाहिर एक मजबूरी है, और आपके जब कोई चॉइस नहीं होता तो आपको गुजारना पड़ता है। मुझे याद है जब आसिफ अली जरदारी साहब थे यहाँ पर लांडी जेल में, और मैं फिर उनसे जब मैं मिलने गया,
तो उनसे मैंने पूछा कि आप अपना कैसे वक्त गुजारते हो आप, तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया। उन्होंने कहा डू आई हैव अ चॉइस। अगर जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होता है तो फिर आपको जाहिर है बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अभी इमरान खान पहली दफा जेल में गए हैं और पहली दफा जो है ये जेल की जिंदगी देख रहे हैं। मेरे ख्याल में अब निकल के आएंगे तो जरा सेंसिबली वो सियासत कर पाएंगे और अपनी बात को जो है अब जो वो करना चाहते हैं और जो पहले वो अपने एडवाइजर्स की बातें सुनते थे, मानते थे, अब शायद जो है उनको पता चल गया होगा कि डूबते हुए जहाज से जो सबसे पहले छलांग मारता है वो चूहे छलांग मारते हैं। सही, आप तो अब उनको पता चल गया। सर, इनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो भी कुछ इसी तरह कर रहे हैं कि आप शायद बेहतर सियासत कर पाएं। लेकिन नबील कबूल साहब, आप डील एक्सपर्ट भी हैं, डील करवाने वाले एक्सपर्ट नहीं, डील को एक्सपोज करने वाले एक्सपर्ट। याद है आपने कहा था मियां नवाज शरीफ डील करके मुल्क से बाहर गए हैं, तो अब ये डील के हवाले से, इमरान खान के हवाले से कभी खबरें चलना शुरू हो जाती है और कभी उनकी तरदीद आना शुरू हो जाती है। तो सर ये क्या माजरा है फिर, डील या नो डील? देखिए, डील दो तीन तरफ से बातें चल रही डीलों की। डील पे डील चल रही है, लेकिन किसके साथ चल रही है, किसके साथ नहीं चल रही है, सबके साथ चल रही है। देखना यह है कि सबसे अहम जो डील चल रही है इस वक्त, वो 21 अक्टूबर का जो ऐलान है नवाज शरीफ साहब का, क्या वो आते हैं, नहीं आते? उस पे आते हैं अभी, लेकिन अभी खान साहब सर के आपकी बात से डील के तहत राब्ते चल रहे हैं। आएंगे भी डील के तहत, आएंगे भी डील के तहत। नहीं, उनके हवाले से मैं पूछती हूँ, पहले जरा साहब का बताएं कि राब्ते चल रहे हैं उनके, चूंकि शुएब शाहीन साहब ने तो साफ मना कर दिया है, कोई राब्ते नहीं है, कोई मुलाकातें नहीं है, कोई डील की ऑफर कबूल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में शुएब शाहीन साहब तो अपना फर्ज बखूबी अंजाम दे रहे हैं और देना भी चाहिए। पार्टी के वो स्पोक्स पर्सन है, वो कैसे कहेंगे। लेकिन मेरी इतलात ये है कि उनसे मुलाकातें अटक जेल में कुछ दोस्तों की हुई, उनके दोस्त भी हैं, उनके दोस्त भी उस जगह मौजूद है जो डील में होते हैं। अच्छा। तो वो भी कुछ उनसे बातचीत, मेरे ख्याल में अटक से लेकर अडियाला जेल तक जो सफर था, जिस गाड़ी में वो बैठे थे, उस गाड़ी में भी कुछ बातें हुई हैं। ठीक है, तो देखना ये है कि कौन मानता है या नहीं मानता है। तो ये इलेक्शन से पहले भी जेल से खान साहब आपके ख्याल में, या फिर जो मुकदमात हैं उन्हीं को भुगतते रहेंगे? चूंकि एक में तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी का इल्जाम है और दूसरे में उनपे दफात लग गई हैं बगावत की। देखिए, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि वो बाहर आएंगे इलेक्शन से पहले। अच्छा। और उसकी रीजन ये है कि उनके ऊपर जो दफात लगे हैं, क्योंकि वो अभी लंबे अरसे तक अंदर के फैसले का लेकिन ये है कि इलेक्शन, मेरी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको हासिल होना चाहिए। किसी को रोका नहीं जाए, किसी पार्टी को रोका नहीं जाए, किसी शख्स को नहीं रोका जाए, फिर मजा आता है लड़ने का। जब आप लड़ते हैं, अगर आप रिंग के अंदर जब जाते हैं, अगर पहलवान ही आपके सामने कोई कमजोर हो तो आपको लड़ने में मजा नहीं आता है। तो मेरे ख्याल में पहलवान आपके टक्कर का होना चाहिए। निहाल हाशमी साहब ने वो बात कर गए हैं गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल में नून लीग से ही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, तो इस पे भी बात कीजिएगा। लेकिन मुझे याद है निहाल हाशमी साहब कि आप चेयरमैन पीटीआई को बहादुर नहीं मानते थे। याद है जब वो मुल्क के वजीर आजम थे तो आप ये कह रहे थे कि ये एक बुज़दिल वजीर आजम है। आपके कई लोगों ने ये कहा कि ये 2 हफ्ते से ज्यादा जेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। 55 दिन वो जेल में गुजार चुके हैं। अब क्या लगता है, इसको आप बुज़दिली की अलामत कहेंगे या फिर ये जेल का खौफ भी कहा जा सकता है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़दिली और बहादुरी के एक बहुत बारीक सा लाइन होता है। अगर कोई खुशी से जब जाता है जेल भरो तहरीक, वो बड़ी बहादुरी का काम होता है। जब जेल भरो तहरीक का नारा दिया था पीटीआई वालों ने, तो उस वक्त खान साहब जेल नहीं गए थे, ये मजबूरी में गए। जब जबरदस्ती लेके गए और उसके बाद अगर आप जेल गए तो उसको बहादुरी नहीं कहते। बहादुरी वो लोग होते हैं जो लोग जेल भरो खुद जाते हैं। यहाँ इनको खुद नहीं गए, लेके गए, तो यहाँ बहादुरी और बुज़दिली का बात नहीं है। और अभी जुमा 8 दिन हुआ है उनको जेल गए हुए। अच्छा। हम समेत हमारी पार्टी के लोगों ने सालों जेल काटी है, कई बार से जेल काटी है, कोई 7 साल, कोई 5 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल। तो ये 55 दिन है, ये ना महीना है ना साल है। तो निहाल हाशमी साहब, किसी एक लीडर का नाम तो बता दें जो खुशी जेल गया हो। कोई एक लीडर यहाँ पे जो मजबूरी में नहीं, जिसको पकड़ के नहीं डाला जेल के अंदर। जी मैं अभी खुशी खुशी जी बताता हूँ।
लंदन में आजाद थे मियां नवाज शरीफ और मरियम दोनों, और लंदन से जहाज पकड़ के आए, कोई लेके नहीं आया था, और यहाँ आए थे और अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वो अडियाला जेल ही गए थे। तो वो कोई जबरदस्ती धकेल के, उनको पता था कि मैं जाऊंगा तो मुझे जेल जाना है, और वो जेल गए थे और साल जेल में रहे वो। तो उन्होंने तो नहीं कहा था, उनको पता था कि मैं जब जाऊंगा तो शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पे मौजूद होंगे, और शहबाज शरीफ नहीं पहुंच पाए थे, करोड़ों लोगों को लेके खड़े होंगे, वो भी नजर नहीं आए थे। उन्हें पता था कि मैं उनसे मिला था, मैं उनसे मिला था लंदन में। उन्हें कहा था मैं जेल जाने के लिए आ रहा हूँ। उन्हें पता है वो कोई नारों की सियासत नहीं करते हैं, वो ठोस बुनियाद पे अपने मंशूर, अपने प्लान और प्रोग्राम के तहत सियासत करते हैं। तो उन्हें पता था, वो 2 बार वजीर आजम 3 बार वजीर आजम रह चुके थे। उन्हें नहीं मालूम कि हमारे ऊपर जजमेंट आ चुका है तो मुझे जेल ही जाना है। और अच्छा निहाल हाशमी साहब, लेकिन आज ये भी बात बता दें कि शहबाज शरीफ एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंच सके? ने तो बहादुरी दिखा दी, छोटे भाई बहादुरी क्यों नहीं दिखा सके? क्यों नहीं पहुंच सके वो? ये आपके फोटो ने और आपके कैमरों ने देखा है कि क्या वजूहत थी। वहां पे कई जगहों पे कारकुनों के साथ बहुत ज्यादा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की हाथापाई होती रही जी। और वो अपने तक कोशिश किया कि वो जाए, मगर हुआ ये कि उनको जहाज से उतारने के बाद दूसरे जहाज में बैठाल के लेके चले गए। और ये बात जब मीडिया के थ्रू कारकुनों में आया और शहबाज साहब को आया तो वो फिर एक मायूसी का आलम था कि एक जहाज से उतार के दूसरे जहाज में बैठाल दिया गया। तो वहां तो ये नहीं था ना कि जहाज से उतार के अगले 10 मिनट के अंदर अंदर उनको दूसरे जहाज में बैठाल दिया गया। अब तो मायूसी का आलम नहीं है ना निहाल, क्या ख्याल है? अब सब कुछ फ्रेंडली होगा? नहीं, खतर नहीं। देखिए, मायूसी और उम्मीद दोनों के बीच में भी एक थीन लाइन होता है। आपकी डिटर्मिनेशन, आपने डिसाइड कर लिया है। अगर जेल भी जाना हो तो मियां साहब चले जाएंगे जेल, कोई जरूरी नहीं है कि मियां साहब ना जाएं। अगर उनको बेल मिल गया तो फब्बे आए, बेल नहीं मिला तो वो जेल जाएंगे, इसमें कौन सी? अच्छा निहाल हाशमी साहब, मियां साहब के वापस आपकी राय लेती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, आपकी बातों से मुझे ऐसे लगा कि आपने कहा अभी चेयरमैन पीटीआई ने 55 दिन ही तो जेल में गुजारे हैं, तो आप क्या ये समझते हैं कि वो लंबा अरसा जेल में नहीं गुजार सकेंगे? और अगर ऐसा ही है तो फिर क्या करेंगे? क्या किसी डील की तरफ जाएंगे और किन शराइत पर उनको मिल सकती है? देखिए डे फर्स्ट से वो जब बनीगाला में ही बैठे हुए थे तो, और उसके बाद जब लाहौर गए तो वो डील की बातें शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा आओ मुझसे बैठो, मेरे से बात करो, आओ बैठो बात करो। फिर जब कोर्ट में आते तो कहते थे मैं सबसे बात करने को तैयार हूं। तो बात करने को तो डील कहते हैं। वो कह रहे थे हर जगह से बात करूंगा, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, हर सियासी आदमी से बात करूंगा, मैं कोर्ट से बात करूंगा, मैं मीडिया से बात करूंगा। बात को इंग्लिश में डील कहते हैं। वो बार बार दावत दे रहे थे कि मैं बात करना चाहता हूं, आओ आओ आओ। लोग नहीं गए उनसे डील करने के लिए, क्योंकि हम डील पे यकीन नहीं रखते, हम यकीन रखते हैं सियासत पे। तो वो जो डील की आप बात कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई किससे डील कर सकते हैं? वो जो आप बातचीत की बात कर रहे हैं, डील की बात कर रहे हैं, गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, वो किससे हो सकती है? किससे ले सकते हैं डील? वो जिससे भी चाहे, वो खुद मुख्तार आजाद है, वो जिससे चाहे वो भेज रहे हैं, हर तरफ अपने परवाने भेज रहे हैं। उन्होंने तो अमेरिका से भी बात करने की कोशिश की, वहां भी अपने लॉबी को ऑन कर दिया, वहां भी उनके लिए कैंपेन शुरू हो गया, लंदन में भी कैंपेन शुरू कर दिया, हर जगह कहीं से भी प्रेशर हो। ये फास्ट फूड की मैं भी बात कर रहा हूं। उन्होंने तो बैरून पाकिस्तान भी डील के लिए पैगाम और परवाने और कबूतर छोड़ दिए कि मुझे खुदारा आप ही डील करके मेरे जान छुड़वा दें। तो वो तो एक बात दुनिया में जो लोग चीख पुकार कर रहे हैं इनके बिहाफ में ऑन पेमेंट, या जो लॉबी ऑन पेमेंट कर रही है, तो वो किसके बिहाफ में कर रही है? क्या हम आपकी बात से ये तरफ से चला या दूसरे अल्फाज में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं से डील करेंगे ना जिनसे डील करके मियां साहब 2 मरतबा जेल से निकल के मुल्क से बाहर चले गए थे? जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालत ने और कैबिनेट में जेल से बाहर भेजा था, और एक कैदी जो है वो डील नहीं कर पाता, उसके साथ कोई मुआहदा नहीं होता है। मैं वकील हूँ, शाहीन साहब भी वकील हैं, उनको पता है कि मुआहदा वकील जो अंदर होता है वही वो जो होता है वो उसकी कोई डील की कोई हैसियत नहीं होती है। गबोल साहब, सुना आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ डे थे, अभी निहाल हाशमी साहब से सुना आपने कि कैदी तो डील कर ही नहीं सकता। कैसे कहा? क्या इंफॉर्मेशन थी? किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात की आपने इतनी बड़ी? ये देखिए, सबको पता है मियां नवाज शरीफ साहब कि जिस तरह पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ पाकिस्तान के कि कोई शख्स कोई जो कन्विक्ट हो उसको बाहर हुकूमत भेज दे और वो बॉन्ड लिख कर दे कि मैं इतने दिनों में वापस आ जाऊं, और वो 4 साल तक ना आए। तो इसका क्या मतलब है? बात यह है कि मैं इस तरह के कोई बयानात नहीं देना चाहता हूं
क्योंकि हम पीडीएम के साथी हैं और हम आगे जाके भी हुकूमत में शायद हुकूमत में साथ रहे, तो इस तरह की बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन पाकिस्तान में तो 1947 से लेकर अब तक डील ही डील हुआ है। बहुत ही कम ऐसी हुकूमत आई होगी जिसमें डील नहीं हुआ हो। तो डील आप इसको कहें या बातचीत कहें, जिस तरह निहाल हाशमी कह रहा है कि बातचीत करके नवाज शरीफ साहब को भी 2007 में जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ के साथ जब मुशर्रफ ने मीटिंग की तो शहीद बेनजीर ने कहा कि नवाज शरीफ को भी मुल्क में आने की इजाजत दी जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी को रोका ना जाए। तो इस तरह नवाज शरीफ साहब वापस आए और फिर वापस आ रहे हैं। लेकिन क्या वापसी करें और ये भी किसी डील के तहत ही है? ये ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा शोएब शाहीन साहब, मैं मियां साहब के हवाले से बात करती हूँ, लेकिन गैलप सर्वे आपने देखा होगा और उसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 60% है सर। लेकिन और ये आपको नताइज पसंद भी होंगे, अच्छे भी लग रहे होंगे, लेकिन सर इसी गैलप सर्वे में फ़ौज की मकबूलियत को भी 88% कहा गया है। तो ये तमाम तर सियासी मुदाखलत और ये जो क्रैकडाउन के इल्ज़ामात के बावजूद ये 88% जो पॉपुलैरिटी शो की गई है, बताई गई है, आप इसको तस्लीम करते? मुझे लगता है कि इसमें अंदर गड़बड़ हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि देखें, ये जब क्वेश्चन मार्क किए जाते हैं, ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज का फौज के साथ तकाबुल हो रहा है कि कौन कितना पॉपुलर है। कोई फौज कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। ये तकाबुल होता है सवाल कि कौन, आप इदारे हैं, पार्लियामेंट है, इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इदारों के साथ ही उन्होंने तकाबुल किया, उसमें 88% पॉपुलैरिटी है। इदारों के हवाले से जो बात हुई है कि इदारों में कौन ऑर्गेनाइज्ड है, उस हवाले से वो सवाल जवाब सवाल पे डिपेंड करता है कि उसका जवाब क्या आया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। अच्छा, फौज को तो नंबर मिलने चाहिए थे 100%, क्योंकि फौज के बगैर कौन सा मुल्क है जो चल सकता है? उसका कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी नहीं मिलते। 100% तो बहुत ज्यादा हो गए ना। कर लें। तो फिर ये फैजाबाद धरना जो का फैसला था, उसमें जो आपने नजरसानी की पिटीशन दायर की हुई थी, वो वापस क्यों ली? चूंकि आईबी और पैमरा को समझ आता है। इसको पहले फारिग कर लेना इस बात पे, जरा मैं बात अपनी पहले वाली पे खत्म कर लूं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी को 60% जो शो किया है, ये भी कम किया है, जानबूझ के इसको डाउन किया है। अगर आप इंडिपेंडेंट सर्वे आप खुद जाकर कर लें किसी भी जगह पे, आपको 80 से 90% मिलेगी। अच्छा, नॉट लेस देन 75%। किसी भी एक एरिया में चले जाएं, चलें हम इसको मान लेते हैं। यही बात निहाल हाशमी साहब भी अभी करेंगे। सुन लेना, नहीं मैं नहीं कहता, अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बाकी सर्वेस की बात कर रहा हूँ। चलें हम इसी को एज इट इज मान लेते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN ये सबसे बड़ी पार्टियां हैं ना, इन दोनों की जो इस वक्त इस सर्वे के मुताबिक भी पॉपुलैरिटी को शामिल कर लें, तब भी वो 30 से 35% नहीं बनती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है और उनकी कितनी? TLP दूसरे नंबर पे आया है, 4% उनकी। सर मैं लाइकेबिलिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप दोनों को भी अगर मिला लो तब भी नहीं बनते। लेकिन क्वेश्चन मुझे ये बताएं, इस सारे सर्वे में इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी हैं। TLP को कहा कि वो इन सारों से आगे हैं, उसका जो साद रिजवी साहब हैं, और स्पेशली फैजाबाद धरना वाला केस भी लगा हुआ है, और उसको वोटर की जो तकसीम है उसमें 4% उसकी मुतमईन नहीं है इस गैलप सर्वे से? आप ख्याल में मुतमईन नहीं हूँ। नहीं हूँ, इससे ज्यादा है। अच्छा सर मुझे बताएं, लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मुझे आज 1.5 साल के अंदर कोई एक सर्वे बता दें जिसने ये कहा हो कि PTI या इमरान खान किसी भी सतह पे नीचे आए हैं। कोई ऐसी बात नहीं। अब आप दूसरे सवाल की तरफ, जो आप फैजाबाद धरना की बात कर रहे हैं, वापस क्यों ली? देखें, फैजाबाद धरना में जो जजमेंट है, मैंने तो खुद बात की है कि इसको आप एग्जीक्यूट करें। मैंने इसमें, मैं वकील नहीं था, अली जफर साहब पहले से शुरू से थे, उनसे मैंने पूछा कि आपने रिव्यू क्यों फाइल की? फाइल क्यों की? पहले तो इसको छोड़ें। उन्होंने कहा कि हमने मेन जजमेंट को रिव्यू नहीं कराया, हमने उसमें ISI की एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर इजाजुल हक बाकी लोगों के अलावा एक लिखा हुआ है PTI के उलमा विंग ने TLP को सपोर्ट की। हम उस रिपोर्ट की हद तक हमने रिव्यू किया था, लेकिन चूंकि अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई हैं सारी चीजें, फॉर दैट पर्पस हम उसको धरने का फैसला ठीक था, बिल्कुल ठीक फैसला था। अच्छा सर, तो ये कहते हैं कि देखिए इसमें दो बातें हैं। एक वो है कि जिन्होंने उस वक्त, उसमें डायरेक्शन है कि कोई भी इदारा अपने हुदूद से बाहर जाकर काम ना करे, और अगर कोई अपने हल्फ की पास खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो आज हो रहा है, हमारे लोग जो उठाए जा रहे हैं, आज जो कानून में लाए बगैर बंदों को उठाया जा रहा है, कानून ये कहता है कि आप 24 आवर्स में अदालत में पेश अब जरा मियां साहब की टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे सबसे इस पे बात करनी है। सर मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब पे लग रहा है 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और लाखों लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, या एक फ्लॉप शो होगा? मेरी नजर में तो वो आ नहीं रहे। क्यों?
इसलिए कि वो नहीं आएंगे। क्यों? हाँ, अगर बहुत बड़ी कोई डील उनके नतीजे में उसके में आना है तो मुझे नहीं पता, इसलिए कि उनको पाकिस्तान से क्या लगे, मुझे पाकिस्तान से उनको क्या लगे, पाकिस्तान से उनको गरज होती तो पिछले 5 साल से यहाँ ना बैठे होते। क्या वो 4 हफ्ते की टाइम लेकर गए थे? पूरी दुनिया के लिए वो सेहतमंद थे, पाकिस्तान के लिए सेहतमंद नहीं। भाई नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट है, उनकी बात करने से लगता है कि मियां साहब यहाँ पे आ रहे हैं तो जेल में जाने के लिए नहीं आ रहे। अच्छा, वो मुझे कहते हैं मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, जमानत भी मिल जाएगी। बारिश मुझे बताएं, क्या कानून आइन बदल गया है? एक शख्स इश्तिहारी मुजरिम है, कन्विक्टेड है इस वक्त। उस वक्त जब आए थे उस वक्त सिर्फ कन्विक्टेड थे एक केस में, आज 2 केसों में कन्विक्टेड हैं, जमानतें खारिज हो गई हैं, डिक्लेयर्ड इश्तिहारी एंड एब्सकॉन्डर हैं। आज अगर वो जेल में नहीं जाते हैं तो मुझे बताएं, आइन और कानून अगर बदल गया है तो फिर मुझे नहीं पता। निहाल हाशमी साहब, फिर मियां साहब की वापसी कंफर्म है और लाखों लोग इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। सर अब सिर्फ 21 दिन बाकी रह गए हैं, शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात कंफर्म है। अब शोएब शाहीन साहब को तकलीफ है और होनी भी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ वो लीडर है जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, जिसने मिसाइल प्रोग्राम दिया, जिसने नौजवानों को लैपटॉप दिया, कराची को अमन दिया, पाकिस्तान में जो धमाके और जो बदअमनी थे उसका खात्मा किया, सी पैक लेकर आया, मोटरवे दिया, एयरपोर्ट्स दिया, मेट्रो बसेस दिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे लेके गया। वो नहीं आएगा तो कौन? वो आएगा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बर्बाद कर दिया, खारजा मियां साहब ने ना, सिर्फ मियां साहब ने पाकिस्तान जेल में डाल बाकी सब कुछ किया है। आप मियां साहब की तरक्कियात को निकाल दे तो पाकिस्तान में पीछे किसने कौन सा काम किया आप जरा बता दे। शोएब साहब की तकलीफ मुझे समझ में आ रही है कि आने से पहले अगर इतनी तकलीफ में है तो आने के बाद कितनी तकलीफ में होंगे। और ये ठीक है, ये होना 16 महीनों में जो कुछ आपने इस मुल्क के साथ किया उसका जवाब दिया है। उनको ये तकलीफ जो है उसको मुझे समझ में आ रहा है। अब इसका इलाज जो है कि वो कह रहे हैं इश्तिहारी हैं, वो देखें, वो कह रहे हैं कहां से कराएंगे। वो कह रहे हैं आए तो जेल जाना चाहिए, कानून नहीं बदला है। नहीं है, उनको तो इन्हीं के लीडर ने कैबिनेट में अप्रूव किया, उनको हाई कोर्ट ने जमानत दी और शब फैसल सुल्तान ने और यास्मीन राशिद ने उन्होंने सर्टिफाई किया कि सर वो कहते हैं अदालतों में जिंदगी की गारंटी मांगी थी। इमरान खान साहब के अपने अपील का काम नहीं हो तो जुडिशरी का काम है। अपना नुमाइंदे जुडिशरी के है ना, ये नुमाइंदे जुडिशरी के ये जवाब दे कि इमरान खान और उसकी कैबिनेट ने इजाजत कैसे दे दी, ये उसका जवाब दे। भाई जब आप कहते थे हम इतने बीमारी दिन का भी हमें आप गारंटी दें, जस्टिस सतरमल्ला साहब ने कहा 24 घंटे की आप गारंटी दे सकते हैं, वो जिंदा रहेंगे। खुश हो जाएं, देखिए लग रहा है मियां साहब की सेहत जो है वो ठीक है और उनके प्लेटलेट्स वगैरह भी तो ठीक है ना निहाल हाशमी साहब। और अगर जेल में नहीं जाते तो फिर लगता है नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी भरपूर तरीके से चलाएंगे। शाहीन साहब की तकलीफ में महसूस कर सकता हूँ, ये तकलीफ में है और हमेशा होना चाहिए। जब मुखालिफिन को उरूज होता है तो दीगर जो होते हैं वो तकलीफ में होते हैं और उसके जो साथी होते हैं वो खुश होते हैं। ये एहतसाब के बयानिए के साथ उरूज कैसे? आप तो वो बयानियां दे देते हैं फिर जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। सर आप लोग की तबीयत ठीक नहीं है आजकल। जितने जजेस थे और जो सुन ले जितने जजेस थे, जो किरदार था पैनामा के अंदर, जो आपकी बरादरी के जर्नलिस्ट थे, जो रिटायर्ड लोग थे मुख्तलिफ इदारों के, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई, उसको जाली केस में फंसाया गया, एक जज अल्लाह को प्यारा हो गया, एक जज को नौकरी से निकाल दिया गया। वो जजेस जो रिटायर्ड हो गए और जो जिनको निकाल दिया गया वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास इनके जो बड़े करीबी हैं फैद हमीद साहब आए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को तो सजा देनी है आपने। जरा 2 साल तक तो हमने 2 साल से मेहनत की है। इमरान खान को हमें लाना था, हमें उसे लाना था 2018 में धांधली करके। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ सर, मैं जरा आपसे बाद में, ये तो सबको मालूम है आज मीडिया में नवाज शरीफ को एक्यूटल हो चुका है, अवामी नजरों में नवाज शरीफ की एक्यूटल हो चुकी है। अच्छा। मरियम नवाज की एक्यूटल अदालत से हो चुकी है। वही केस नवाज शरीफ साहब का है जो मरियम नवाज साहब का केस था। ठीक है। नबील गबोया साहब की वापसी को कैसे देख रहे हैं आप? वो वापस आएंगे और वापस आएंगे तो जेल जाएंगे या भरपूर इस्तकबाल होगा जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हुआ था या पीटीआई की हुकूमत खत्म होने के बाद चेयरमैन पीटीआई का होता रहा? हम तो जरूर चाहेंगे कि वो वापस आए। हम जरूर चाहेंगे कि वो वापस आके इलेक्शन में भी हिस्सा लें, कोर्ट का जो है वो सामना करे। और जाहिर है मेरे ख्याल में कि शोएब शाहीन साहब भी लॉयर हैं, निहाल हाशमी साहब भी लॉयर हैं। अगर ये समझते हैं कि बेल हो सकता है
तो मेरे ख्याल में उनके पहुंचने से पहले उनको बेल मिल जाएगा, तब वो मीनार पाकिस्तान जा सकेंगे। क्या ये भी हो सकता है कि मियां नवाज और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों अडियाला जेल में एक साथ कैद हों, इकट्ठे हों? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कानून तो यही कहता है। और कानून जब यही कहता है, देखें ये कौन सी बड़ी बात है जब हमारी पार्टी ने, हमारे जरदारी साहब ने तो 11 साल जेल गुजारे हैं, हमारी पार्टी हम सब ने मिलकर इतने साल जो है जेल गुजारा है। तो नवाज शरीफ साहब भी आए, अगर वो पहले आ जाते तो बेहतर होता, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। 21 अक्टूबर को अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे, इसका मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा। अगर वो 21 अक्टूबर को नहीं आते, इसका मतलब पाकिस्तान में फिर इलेक्शन भी जो है वो आगे, काफी आगे तक चले जाएंगे। तो हम तो दुआ कर रहे हैं कि वो आए। हमें नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ के आने से मशरूत है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन। नबील कपूर साहब, तो लेकिन आने से पहले मियां साहब ने सियात के एहतसाब की बात की, जिसमें जनरल बाजवा है, जनरल फैज हैं और फिर कुछ जजेस भी उसमें हैं सर। तो उसके बाद आपको लगता है कि मियां साहब को कोई पैगाम दिया गया है, कोई सख्त पैगाम कि जनाब हाथ हौला रखें, और उसका कुछ असर भी हुआ, या ऐसी कोई बात नहीं है? देखिए, इस वक्त जो फेवरेट है नवाज शरीफ से ज्यादा शहबाज शरीफ साहब है, क्योंकि वो काफी समझदार है। और शहबाज शरीफ साहब ने ही लंदन में जाकर उनको समझा कि इस तरह के बयानात नहीं दे, इसलिए आखिरी में उन्होंने ये कहा कि इनके मामला जो है हमने खुदा पर छोड़ दिए। फैज, अमीद के और बाजवा के मामला खुदा पर छोड़ दिए। उससे पहले वो अपने हाथ पे लेना चाह रहे थे, लेकिन अब खुदा पर छोड़ दिए। तो जो ये कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख हूँ और मुझे इस पे बड़ा फख्र है, और तो इमरजेंसी में दोबारा गए वो, और मुझे ये जो फ्लाईओवर है ना, इनकी मेहरबानी के बगैर मैं वो भी नहीं बना सकता, ये इनकी सलाहियत है और ये उनके समझपन है। और ये अगर क्राइटेरिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, और ये जो 16 महीनों में जो कारकर्दगी दिखाई है इन्होंने, और जो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, जो माशी तौर पर तबाही कर दी, जो बेरोजगारी कर दी, जो मेजर पॉलिसी डिसीजन नवाज शरीफ साहब लेते थे, क्या लोग बेवकूफ हैं वो नहीं समझते कि किन हालात में इन्होंने एक्सटेंशन दी थी। 4 साल में इमरान खान के दौर में जहाँ पे दूध और शहद की नदियां बह रही थी, 16 महीना का जिक्र कर रहे हैं, तो ये दूध और शहद की नदियां का दौर भी बताए ना, इमरान खान के दौर में जो कुछ हो रहा था। 6.1% जीडीपी थी, आप 0.3 पे आए, ये आधा आपका आधा शुमार है। क्या वो भगवान उस जमाने में 0 से 5% चांस था आपका डिफॉल्ट का। आज टाइम खत्म हो गया। ओके निहाल हाशमी साहब, टाइम खत्म हो गया। मुझे बता दें कि अगर नून लीग की हुकूमत आती है और मियां नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनते हैं, निहाल हाशमी साहब अगर आपकी हुकूमत आती है, मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनते हैं, तो क्या जनरल फैज अमीर, जनरल बाजवा और जिन शख्सियात के आपने नाम लिए, जिन जजेस के, उनका एहतसाब करेंगे आप? इंशाअल्लाह। मैं खुद जाती तौर पे कहता हूं कोई भगवान नहीं है, सब मेरे जैसा इंसान है। और जब इंसान है तो इंसान से गलती होगा तो उसको सदा, अगर मैं जेल जा सकता हूं, बर्दाश्त भी कर तो बाकी लोग जेल क्यों नहीं जाएंगे? जिस पे कर सकें, मैं क्यों नहीं बर्दाश्त करूंगा? मैंने किया है ना। अगर मैं जेल गया हूं, मैं तकलीफ उठाई है, वो भी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का रखते हैं। फैज अमीद साहब कोई भगवान तो नहीं है? शहबाज शरीफ से पूछिए, कोई भगवान है क्या आपके और हमारे? आप नाम लेते हुए डरती हैं, कमाल करती हैं। वजीर आजम करके आप मुल्क से बाहर फेंक देते हैं, उसकी हुकूमत को उड़ा देते हैं, उसके खिलाफ गलत केस फाइल करते हैं, वो भगवान है? चले, अगर भगवान को आप डिक्लेयर कर दें पारस बीबी, ताकि हम नाम ना लें उनका। आपकी मर्जी है, आप तो नाम लें, और तो कह रहे हैं बयानियां लाएं तो करके भी दिखाएं, फिर भागना नहीं है। आपकी हुकूमत थी ना 16 महीने में, किया आपको डरना नहीं चाहिए। 16 महीने में क्यों एहतसाब नहीं मैं तो सच बात कर रही हूँ। मैं तो आपको मुझे ये बताएं कि मियां साहब एहतसाब के बयानिए पे कायम है? भगवान का रोल है क्या? नहीं, मियां साहब बयानिए पे कायम है या रुजू कर दी है? Article 25 is very clear. Article 25 is very clear. No one is भगवान, no one is above the law. ठीक कह रहे हैं। साहब क्यों नहीं किया? ठीक है सर, पता चल जाएगा। मियां साहब 21 अक्टूबर और आप ठीक कह रहे हैं कि बयानिए पे कायम रहना चाहिए। वजीर आजम को बेदखल किया मैं ये क्लिप चला के सवाल करूंगी आपसे फिर। अब इस बयानिए से भागना नहीं है आपने। निहाल हाशमी साहब, नबील कपूर साहब, मैंने नहीं भागना इंशाअल्लाह। और भाई मैं अल्लाह से डरता हूँ, जो अल्लाह से डरता है वो इंसान से नहीं डरता। आप तो कायम रहेंगे, लेकिन जो इंसान से डरता है वो अल्लाह से नहीं डरता है। आपके लीडर्स का पूछ रही हूँ, हम डीलरों का पूछ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। हमारे लीडर भी अल्लाह वाले लोग हैं, मदीने में जाके इबादत करें, मक्के में अल्लाह से लौ लगाते हैं, अपना मुकदमा अल्लाह के अदालत में छोड़ के, और अल्लाह की अदालत ने उन्हें अगले किसी शो में यहीं से बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने छोड़ दिया अपने मामला, तभी अल्लाह ने उनको सुरखुरू किया। ओके, अपना और अपने मुल्क के पारस जहां से कोई इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद।